Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our YouTube channel. My name is Abu Bakr Khan and I am the student of MBBS, and this is the 9th lecture of PMC MDCAT Crash Course. Today we will discuss evolution. But before starting the topic, if you are new on my channel, please do subscribe my channel, and if you like the video, give thumbs up to the video. Okay, let's move toward the topic. एवोल्यूशन हमारे साथ है क्या? एवोल्यूशन वो प्रोसेस है, वो ग्रेजुअल चेंज है जो कि आता है एक ऑर्गेनिज्म के लाइफ में फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, तो हम उसको कहते हैं एवोल्यूशन। ठीक है जी। बेसिकली एवोल्यूशन जो है ये एक आइडिया है, ये एक आइडिया है। फर्स्ट केस ऑफ एवोल्यूशन जो ऑब्जर्व हुआ था वो एक यूरोपियन आइलैंड में हुआ था, रैबिट में। ठीक है जी। रैबिट के बहुत सारे वेराइटीज़ पाए गए, तो बायोलॉजिस्ट जो है वो डाउट में पड़ गए कि इसमें जो है वो इवोल्यूशन हुई है। अच्छा जी। इवोल्यूशन को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे थ्योरीज जो है वो बायोलॉजिस्ट ने पेश की, जो साइंटिफिक थ्योरी भी थी और नॉन साइंटिफिक थ्योरी भी थे। तो हम उस थ्योरी को अभी जो है एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है जी। पहले जो थ्योरी था हम उसको कहते थे स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जिसको हम एबायोजेनेसिस भी कहते थे। इसका मतलब है कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ओरिजिनेट हुए हैं फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी। तो इसका ये मतलब था। दूसरा हमारे साथ थ्योरी है स्पेशल क्रिएशन। स्पेशल क्रिएशन, जैसा कि स्पेशल क्रिएशन नेम से वाज़ेह है कि उसको जो है वो क्रिएट किया था, तो हम उसको कहते हैं बायोजेनेसिस। ठीक है जी। बायोजेनेसिस। जितने भी ऑर्गेनिज्म है हमारे साथ, वो अरिस्टोटल ने कहा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो लेडर ऑफ नेचर में फिट होते हैं। वो गॉड ने जो है उसको एक स्पेसिफिक पोजीशन दी है, जिसको उसने कहा कि स्पेशल क्रिएशन। उसने जो है बेसिकली स्पेशल क्रिएशन थ्योरी के बारे में बात की है। ठीक है जी। ह्यूमन जो है वो ऑन द टॉप ऑफ लेडर है। दूसरा हमारे साथ थ्योरी है अकॉर्डिंग टू बायोकेमिकल एवोल्यूशन थ्योरी। इसमें ये साइंटिफिक थ्योरी है। उसमें कहा है कि जितनी भी लाइफ जो है वो ओरिजिनेट हुए है वो वाटर से हुए है। ठीक है जी। बायोकेमिकल एवोल्यूशन। मूव करते हैं। दूसरा जो हमारे साथ थ्योरी है वो कॉस्मोजोन थ्योरी है। ये जो है नॉन साइंटिफिक थ्योरी है। इसमें कहा है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो आए हैं मार्स टू अर्थ थ्रू एलियन। ठीक है जी। हम एरिस्टोटल के बारे में पढ़ते हैं कि ठीक है जी, एरिस्टोटल जो है ग्रेट जो है नेचुरलिस्ट था, जिसको हम कहते हैं फादर ऑफ साइंस भी। और उसके साथ एवोल्यूशन चैप्टर में एक दो बातें। ठीक है जी। अच्छा जी। अब हम एरिस्टोटल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है जी। तो एरिस्टोटल जो है वो ग्रेट नेचुरलिस्ट था, हम उसको फादर ऑफ साइंस भी कहते हैं। दूसरी बात, चार्ल्स डार्विन जो है वो उसको हम कहते हैं फादर ऑफ एवोल्यूशन। एमसीक्यूज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेमार्क जो है वो फर्स्ट था जिसने जो है मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन को पेश किया, तो ये भी एमसीक्यूज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, जो जिस तरह मैंने स्पेशल क्रिएशन के बारे में बात की, तो अरिस्टोटल उसका ख्याल था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो लेडर ऑफ नेचर में फिट होते हैं, जिसको हम कहते हैं स्केला नेचर। अच्छा जी। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो एक लेडर में जो है वो पुट होते हैं, उसके जो है अपना एक ग्रेड है उसका। ठीक है जी। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो एक लेडर में फिट होते हैं, एक स्पेसिफिक पोजीशन दी है, जो कि ह्यूमन उसमें जो है ऑन द टॉप पाए जाते हैं। इसमें कहा द लेडर ऑफ नेचर स्टूड एज टू पीक अपॉन नॉन लिविंग मैटर, क्लाइम रंग बाय रंग फ्रॉम फंजाई मोसेस टू हायर प्लांट। दूसरी जो हमारे साथ थ्योरी है उसका नाम है क्रिएशनिज्म। क्रिएशनिज्म को 2000 साल के लिए किसी ने चैलेंज नहीं किया। क्रिएशनिज्म का मतलब है कि जितनी भी ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में है तो उसको जो है गॉड ने क्रिएट किया है इंडिविजुअली। ठीक है जी। अच्छा जी। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि जॉर्ज कवियर एक अनदर जो है वो बायोलॉजिस्ट था, उसने जो है एक थ्योरी पेश की जिसका नाम है कैटास्ट्रोफिज्म। तो उसने जो है एक हाइपोथेसिस, एक थ्योरी जो है वो पेश की कि जितनी भी ऑर्गेनिज्म वो दुनिया में है आजकल वो एक कैटास्ट्रोफ से बचे हुए हैं। ठीक है जी। उस ऑर्गेनिज्म ने जो है वो कैटास्ट्रोफ सरवाइव किया, तो तभी जो है ये ऑर्गेनिज्म बने। आजकल जितने भी ऑर्गेनिज्म हो मौजूद है दुनिया में, तो उसने जो है वो कैटास्ट्रोफ जो है
आजकल जितने भी ऑर्गेनिज्म मौजूद है दुनिया में, तो उसने जो है वो कैटास्ट्रोफ सर्वाइव किया, तभी जो है वो आज मौजूद है। अच्छा, न्यू कैटास्ट्रोफिज्म थ्योरी जो है वो हमारे साथ एक अनदर बायोलॉजिस्ट थे लुइस अगेसिस, उसने जो है वो प्रपोज किया। तो उसने कहा कि आफ्टर न्यू कैटास्ट्रोफ, उसने कहा कि आफ्टर न्यू कैटास्ट्रोफ हमारे साथ फिर क्रिएशन होती है। ठीक है जी, उसने कहा कि आफ्टर न्यू कैटास्ट्रोफ हमारे साथ फिर क्रिएशन होती है, फिर क्रिएशन होती है। तो अभी जितने भी ऑर्गेनिज्म दुनिया में मौजूद है, तो अभी ये रिसेंट क्रिएशन है। नेक्स्ट थ्योरी जो हमारे साथ है उसका नाम है यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म थ्योरी, जो कि प्रपोज किया था जेम्स हटन ने और चार्ल्स डार्विन, जो कि जियोलॉजिस्ट थे। ठीक है जी, तो उसने जो है एक बात बताई कि अर्थ वाज एटर्नल। उसने कहा कि अर्थ जो है वो अवधि है। उसने कहा नो वेस्टिज ऑफ बिगिनिंग इन एंड नो प्रोस्पेक्ट ऑफ एन एंड। तो इसका यह मतलब है कि जितनी भी क्रिएशन हुई है तो उसका जो है हमें पता नहीं है, वो अनसर्टन है कि कब हुई है और कहाँ हुई है। ठीक है जी, तो उसने कहा कि ये अनसर्टन है, उसका हमें जो है कोई पता नहीं है। उसने जितने भी क्रिएशन है उसको जो है वो नेचर के सपोर्ट कर दिया कि ये जो है फोर्स ऑफ नेचर, व्हेन अर्थक्वेक, वोल्केनिज्म, वो रिस्पॉन्सिबल है सारे क्रिएशन के। फोसिल रिकॉर्ड जो है वो हमें शो करता है कि यूकैरियोटिक जो है वो इवॉल्व है प्रोकैरियोट से फ्रॉम 1.5 to 2 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है जी, इतने साल हुए हैं कि यूकैरियोटिक इवॉल्व हुए हैं प्रोकैरियोट से। तो ये बात एमसीक्यूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ एक थ्योरी है एंडोसिम्बियोसिस। एंडोसिम्बियोसिस हमारे साथ वो थ्योरी है जिसमें बताया हुआ है कि किस तरह जो है वो यूकैरियोट जो है वो प्रोकैरियोट से इवॉल्व हुए हैं। तो एक बायोलॉजिस्ट है जिसका नाम है लेनन मार्गलस यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स में, उसने जो है रिसर्च की। उसने ये हाइपोथेसिस जो है वो पेश की है कि mutually beneficial inhibition of prokaryotic cell produce the modern day of mitochondria। ठीक है जी, उसने ये कहा कि जितनी भी एंसेस्ट्रल माइटोकॉन्ड्रिया और एंसेस्ट्रल क्लोरोप्लास्ट थे, वो जो है वो अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो वो हेटेरोट्रॉप था। ठीक है जी, वो ऑक्सीजन जो है वो यूज करता था और रेस्पिरेशन करता था, वो अपने लिए एनर्जी बनाता था। बट ड्यू टू ग्रेजुअल चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, वो प्रोकैरियोट सेल जो है वो आपस में जो है वो फ्यूज हो गए। तो उसमें जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया थे वो अच्छा जी, उसने कहा कि मॉडर्न सपोर्टिंग एविडेंस फॉर एम्ब्रियोसिस जो है उसने एक बात की उसमें। उसने कहा कि अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की क्लोरोप्लास्ट और जीन में बात करें तो दोनों में जो है जीन सर्कुलर डीएनए रिप्रोड्यूस जो है वो सर्कुलर डीएनए होता है, और दूसरी बात ये कि ये रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन इंडिपेंडेंट ऑफ द होस्ट सेल साइकिल। ठीक है जी, तो ये बातें उसने की। तो इसी बातों से हमें पता चलता है कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का एक अलग ही साइकिल है। तो ये जो है वो प्रोकैरियोट से जो है वो इवॉल्व हुए हैं, जो कि यूकैरियोट के अंदर आए हुए हैं। ठीक है जी, आपस में फ्यूज हुए तो उसने यूकैरियोटिक सेल बनाया है। अच्छा जी, तो उसने ये बात भी कही कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है सिमिलर है प्रोकैरियोटिक सेल के। अच्छा जी, दूसरी बात अर्लीस्ट थ्योरी जो कि फर्स्ट थ्योरी थी ऑफ एवोल्यूशन, जो कि प्रपोज की थी लेमार्क ने, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ये एमसीक्यूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, किसने जो है फर्स्ट थ्योरी प्रपोज की, तो लेमार्क था, उसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। वो एक बोटनिस्ट था, सही है, प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी था पहले, फिर जो है तो लेमार्क ने थ्योरी पेश की। तो वो बेस्ड थी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, जिसका मतलब है यूज एंड डिसयूज ऑफ एन ऑर्गन, यूज एंड डिसयूज ऑफ एन ऑर्गन, ये इसका मतलब था। हम इसको अब आगे डिस्कस करते हैं कि विद एग्जांपल कि उसकी क्या मतलब था। ठीक है जी, उसने कहा कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर का मतलब है कि जितने भी बॉडी के पार्ट्स है, ठीक है जी, जितने भी बॉडी के पार्ट्स है, अगर उसको आप यूज करें तो वो आपके साथ वो नेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन चलेंगे। अगर आप उसको यूज नहीं करेंगे तो वो आपके साथ जनरेशन टू जनरेशन नहीं चलेंगे। ठीक है जी, जिस तरह वो कह रहा था कि पहले जो जिराफ था,
पहले जो जिराफ था उसका जो नेक था, उसका जो फोर लिम्ब थे वो बहुत स्मॉल थे, लेकिन जैसे जैसे जो है नीचे ग्रास खत्म हो गई तो वो जो है फोलिएज ट्रीज के, फोलिएज लीफ जो है वो ट्रीज के उस पर जो है उसने गुजारा करना शुरू किया, तो उसको खाने लगा। तो विद ग्रेजुअल चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन उसका जो नेक था वो भी बड़ा हो गया, उसके जो फोर लिम्ब थे वो भी बड़े हो गए। ठीक है जी, फोर लिम्ब और नेक ये दोनों बड़े हो गए। अच्छा, इसका नेक्स्ट एग्जांपल जो है उसने डिस्कस किया है कि द स्नेक जो कि फायतोन है और जो वीजल जो है मैमल है, उसकी एक एग्जांपल उसने डिस्कस की कि स्नेक जो है वो वीजल मैमल से जो है वो छुपता था, क्योंकि वो उस पर जो है वो अटैक करता था उसको जो है एज अ प्रे। ठीक है जी, तो वो नीचे जो है वो अंडरग्राउंड होल्स में जो है वो छुपता था स्नेक। तो उसी वजह से वो क्या आया कि पहले जो है वो सांप के पाँव थे। ठीक है जी, उसने कहा कि पहले जो है वो सांप के पाँव थे लेकिन अब नहीं है। ठीक है जी, तो उसने ये बात कही कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हैबिटेट, अगर उसका जो हैबिटेट था उसमें जो है उसके पाँव की ज़रूरत फिर नहीं पड़ी, तो वो जो है उसके पाँव ग्रेजुअल टू ग्रेजुअल फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन वो पाँव उसके बॉडी से जो है वो ख़त्म हो गए। ठीक है जी, वो वेस्टिजियल हो गए। अच्छा जी, हम नेक्स्ट मूव करते हैं चार्ल्स डार्विन की थ्योरी के बारे में, उसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। चार्ल्स डार्विन जो है वो 1822 में जो है वो इसका ड्यूरेशन था, लाइफ स्पेन था, उसमें इसने बहुत सारे काम किए, इसको जो है इंग्लिश नेचुरलिस्ट भी कहते हैं। ठीक है जी, और उसने जो है एक आइडिया पेश की, एक थ्योरी पेश की जिसका नाम था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, और उसने इसको लिखा है एक बुक में जिसका नाम है ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। अच्छा जी, डार्विन को अपॉइंट किया बाय प्रोफेसर हेंसलो ने एज अ नेचुरलिस्ट ऑन द 5 ईयर जर्नी। ठीक है जी, डार्विन पहुंच गया एक आइलैंड जिसका नाम था गैलापागोस आइलैंड। ठीक है जी, तो उसने उधर बहुत सारे वेरिएशन देखे, स्पीशी ऑफ जॉइंट टर्टल्स। ठीक है जी, उसमें बहुत सारे वेरिएशन देखे, और 13 टाइप्स ऑफ फिंचेस ऑफ बीक, उसमें जो है उसने बहुत सारे वेरिएशन देखे। ठीक है जी, तो उसने बहुत सारे इसमें वेरिएशन देखी, तो उसने उसको फिर उसने ख्याल आया कि इसमें जो है वो एवोल्यूशन हुई है। ठीक है जी, एवोल्यूशन हुई है लेकिन नेचर ने की है, नेचुरल सिलेक्शन हुई है। ठीक है जी, और डार्विन भी था, उसने जो है इंडिपेंडेंटली एक थ्योरी पेश की, और वेल्स ने भी एक थ्योरी पेश की जो कि जिसके जो पॉइंट थे वो दोनों के सिमिलर थे। तो हम उसको जो है वो वन बाय वन जो है इधर पढ़ेंगे। पहले जो उसका पॉइंट है स्पेशिएशन और ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज, मीन्स के न्यू स्पीशीज बनते हैं बाय नेचुरल सिलेक्शन। ओवर प्रोडक्शन, ठीक है जी, अगर ओवर प्रोडक्शन जो है वो करे, ओवर प्रोडक्शन करे, ठीक है जी, तो जितने भी फूड है वो ऑर्गेनिज्म के लिए फिर कम बचेगा, अगर कम बचेगा तो उस पर जो है बाद स्पीशीज सर्वाइव करेंगे और बाद स्पीशीज जो है वो सर्वाइव फिर नहीं करेंगे। ठीक है जी, विद द पासेज ऑफ टाइम बहुत सारे स्पीशीज जो है वो एक्सटेंड हो जाएंगे और बहुत सारे स्पीशीज जो है वो रह जाएंगे, वो अपने आप को जो है एनवायरनमेंट के मुताबिक फिर अडॉप्ट करेंगे। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस मीन के जिंदा रहने के लिए, लाइफ गुजारने के लिए वो स्ट्रगल करेंगे फूड के लिए, ठीक है जी, प्रे के लिए, तो उसमें जो है बहुत सारे वेरिएशन भी आएंगे। उसने कहा कि नेचुरल सिलेक्शन लीड्स टू एवोल्यूशन। अच्छा, एमसीक्यूज के लिए एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है जी, एमसीक्यूज के लिए कि हु इज़ द ड्राइवर ऑफ एवोल्यूशन, तो नेचुरल सिलेक्शन जो है वो ड्राइवर ऑफ एवोल्यूशन है, ठीक है जी, नेचुरल सिलेक्शन इज द ड्राइवर ऑफ एवोल्यूशन। नेचुरल सिलेक्शन जो है वो एवोल्यूशन करता है, एवोल्यूशन होती है नेचुरल सिलेक्शन की वजह से, ठीक है जी। अच्छा, हम एवोल्यूशन को डिस्कस करते हैं, एवोल्यूशन के 3 टाइप्स है, एवोल्यूशन के 3 टाइप्स है, हम उसको डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन को हमने 3 टाइप्स में जो है वो डिस्कस किया है। इंट्रा स्पेसिफिक मींस विद इन द स्पीशीज, ठीक है जी, कंपटीशन विद इन द मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज, उसको हम कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक। दूसरा हमारे साथ है इंटर स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक हमारे साथ वो एवोल्यूशन है जिसका नाम है जो कंपटीशन जो है वो मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज में हो, ठीक है जी। अच्छा, एक्स्ट्रा स्पेसिफिक जो कि स्ट्रगल अगेंस्ट एनवायरनमेंट हो, ठीक है, स्ट्रगल अगेंस्ट फोर्सेस ऑफ नेचर हो, तो ये भी एवोल्यूशन का एक टाइप है। अब हम न्यू डार्विनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। इस थ्योरी को जो है मायर सैमसन और चेटरविको ने जो है वो प्रपोज किया, न्यू डार्विनिज्म हम उसको जो है वो कहते हैं।
अच्छा, हम जो है पॉइंट पढ़ते हैं कि न्यू डार्विनिज्म के जो साइलेंट फीचर है हम उसको पढ़ते हैं कि अच्छा, न्यू डार्विनिज्म के जो है 5 मेजर जो है वो काज है, वो कह रहे थे कि 5 मेजर काज है जो कि इवोल्यूशन करते हैं। जीन और क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जीन और क्रोमोसोमल म्यूटेशन से जो कि बॉडी में लाते हैं वेरिएशन फ्रॉम जेनरेशन टू जेनरेशन, ठीक है जी। तो ये रिस्पॉन्सिबल है इवोल्यूशन के। दूसरी बात जेनेटिक रिकम्बिनेशन की। जेनेटिक रिकम्बिनेशन का मतलब है जितनी भी हमारे साथ क्रोमोसोम है वो मुख्तलिफ पोजीशन में जो है वो कंबाइन बनते हैं, उस और मुख्तलिफ पोजीशन में जो है वो ब्रेक होते हैं, फिर जो है कंबाइन होते हैं, वो एक रिकम्बिनेंट जो है वो क्रोमोसोम या रिकम्बिनेंट डीएनए जो है वो बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं जेनेटिक रिकम्बिनेशन। तो ये भी जो है बॉडी में वेरिएशन लाता है और वेरिएशन जो है वो फिर जो है एवोल्यूशन को लीड करता है। नेचुरल सिलेक्शन, जैसे कि हमने बात की कि एनवायरमेंट नेचर के लिए जो फिटेस्ट हो वो जो है आगे सर्वाइव करता है और जो फिटेस्ट नहीं हो वो आगे सर्वाइव नहीं करता, ये भी बहुत अहम है एवोल्यूशन के लिए। दूसरा हम बात करते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट की। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब है कि चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी बाय चांस, ठीक है जी। जीन की जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जीन की जो फ्रीक्वेंसी एक पॉपुलेशन में, ठीक है जी, तो उसमें जो है अगर फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाए तो वो भी जो है एवोल्यूशन को लीड करता है। अच्छा, एक बात आती है इधर जीन पूल की, ठीक है जी, जीन पूल की। तो जीन पूल का मतलब है कि जितनी भी पॉपुलेशन का जो जीन है तो हम उसको कहते हैं जीन पूल, ठीक है जी। जितने भी पॉपुलेशन का एक पॉपुलेशन है उसका होल पॉपुलेशन का जीन है तो हम उस होल पॉपुलेशन के जीन को कहेंगे जीन पूल। अच्छा जी, तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एवोल्यूशन करता है। अच्छा, डार्विन ने जो है वो एक टर्म यूज की जो कि हमने पहले डिस्कस किया, नेचुरल सिलेक्शन की उसने एक टर्म यूज की है जो कि हर्बर्ट स्पेंसर एक दूसरा बायोलॉजिस्ट था, उसने भी जो है एक दोनों का मतलब सेम ही है, उसने भी जो है एक टर्म यूज की जिसका नाम है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। उसने कहा कि जो भी फिटेस्ट हो अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट वो रह जाते हैं और जो अनफिट हो एनवायरनमेंट के साथ वो एक्सटेंड हो जाते हैं, ठीक है जी। तो जो फिटेस्ट हो उसमें जो है वो इवोल्यूशन हो जाती है, वो एनवायरनमेंट जो नेक्स्ट एनवायरनमेंट हो उसके लिए अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं। अच्छा, हम जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात करते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब है जैसे कि हमने पहले बात की कि चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी इन स्मॉल पॉपुलेशन बाय चांस, जिसको हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। एमसीक्यूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अच्छा जी, तो दोस्त पार्ट अब हम पढ़ते हैं कि होमोलोगस स्ट्रक्चर और एनालॉगस स्ट्रक्चर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, ठीक है जी। इसके एग्जांपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी जो है हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन ये भी जो है इसको डिफिनीशन को हमें समझना होगा कि डिफिनीशन जो है इसमें क्या कहा है, ठीक है जी। तो दो स्ट्रक्चर जो कि सिमिलर हो, ठीक है जी, जिसका जो है वो एनाटॉमी सिमिलर हो, जिसमें जो है ब्लड वेसल सिमिलर हो, जिसका सिमिलर मेड ऑफ डेवलपमेंट हो, ठीक है जी, जिसमें इंटरनल स्ट्रक्चर सिमिलर हो बट उसका जो फंक्शन है वो डिफरेंट हो, तो उसका जो फंक्शन है वो डिफरेंट तो हम उसको कहते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर, जी कि इसका एग्जांपल हम ले ले तो ह्यूमन हैंड जो है वो ग्रास्पिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, तो इसका जो डेवलपमेंट है, इसका जो एनाटॉमी है वो सिमिलर है बैट विंग की, ठीक है जी, बैट विंग की जो कि फ्लाइंग करते हैं, फंक्शन डिफरेंट है, ठीक है जी। कैट पास और हॉर्स फ्रंट लेग ये दोनों जो है वो इस पर रनिंग करते हैं। इसकी भी जो एनाटॉमी है वो चारों की जो एनाटॉमी है एक दूसरे का सिमिलर है, लेकिन इनका जो फंक्शन है वो डिफरेंट है, तो हम इसको कहते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर, ठीक है जी, होमोलोगस स्ट्रक्चर। और जितने भी होमोलोगस स्ट्रक्चर है वो करते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, लेकिन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की हम इधर बात नहीं करते, हम फिर आगे बात करेंगे, ठीक है जी। वो बिटवीन द सेम स्पीशीज हम फिर बात करते हैं, इधर स्पीशीज डिफरेंट है। अच्छा जी, फ्रंट फ्लिपर ऑफ व्हेल ये भी जो है इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी ह्यूमन हैंड, कैट पास, हॉर्स फ्रंट लेग उसके साथ जो है वो सिमिलर है, इसकी एनाटॉमी उसके साथ सिमिलर है, लेकिन इसका फंक्शन जो है वो डिफरेंट है, स्विमिंग के लिए ये यूज़ करता है। हमने अभी बात की कि इसमें नंबर ऑफ बोन्स, मसल्स, नर्व्स, ब्लड वेसल अरेंजमेंट वो जो है सारे सेम पैटर्न में है, ठीक है जी,
सारे सेम पैटर्न में है विथ सिमिलर मोड ऑफ डेवलपमेंट। इसको हम कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन। जितनी भी हम ऑर्गन हमने डिस्कस किए तो हम उसको कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन। आज हम पढ़ते हैं एनालोगस ऑर्गन की। उसका होमोलोगस ऑर्गन का अल्टरनेटिव है। जितनी भी जो है वो बाहर जो जितने भी इसकी डिफरेंट जो एक ऑर्गन की अगर हम बात करें तो उसका जनरल अरेंजमेंट, मोड ऑफ डेवलपमेंट वो डिफरेंट होगा, लेकिन वो फंक्शन जो है वो सेम करेगा, तो हम उसको कहेंगे एनालोगस ऑर्गन। ठीक है जी। जिस तरह हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे, विंग ऑफ बर्ड, विंग ऑफ बर्ड, विंग ऑफ बटरफ्लाई, विंग ऑफ बटरफ्लाई एंड फ्लाइंग लेजर्ड। तीनों का जो जनरल स्ट्रक्चर है, जो है जनरल स्ट्रक्चर है, मोड ऑफ डेवलपमेंट है, वो डिफरेंट है। ठीक है जी। इसका भी डिफरेंट है, इसका भी डिफरेंट है और इसी का भी डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन जो है तीनों का सेम ही है, तो हम इसको कहेंगे एनालोगस ऑर्गन। ठीक है जी। एनालोगस ऑर्गन और एनालोगस स्ट्रक्चर। अच्छा जी, हम नेक्स्ट बात करते हैं आर्क्योप्टेरिक्स की। आर्क्योप्टेरिक्स जो कि फॉसिल बर्ड था, जो कि डिस्कवर हुआ था ईस्ट जर्मनी, जिसमें जो है वो दोनों ही कैरेक्टर थे, रेप्टाइलियन और एवियन कैरेक्टर थे। ठीक है जी। जिसमें दोनों ही कैरेक्टर थे, रेप्टाइलियन और एवियन कैरेक्टर। तो ये एमसीक्यूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा कि आर्क्योप्टेरिक्स में जो है वो कौन कौन से कैरेक्टर थे। तो उसमें जो है रेप्टाइलियन में जो कि रेंगने वाले जितने भी जानवर है उसके भी कैरेक्टर थे, और एवियन जितने भी बर्ड्स है उसके भी कैरेक्टर थे। अच्छा जी, अब हम बुक में साइड बॉक्स में जो है एक इंफॉर्मेशन दी है हॉर्सेस के बारे में। ठीक है जी। हॉर्सेस के बारे में, तो मॉडर्न हॉर्स, जिसको हम मॉडर्न हॉर्स जो है वो इवॉल्व हुआ है डान हॉर्स। ठीक है जी। डान हॉर्स, जिसका नाम है एहोपस। द इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न हॉर्स जो है वो प्रोग्रेस हुआ है डान हॉर्स से, जिसका नाम है एहोपस। तो मॉडर्न हॉर्स का नाम है इक्वस और डान हॉर्स का नाम है एहोपस। ठीक है जी। जो कि 6 मिलियन ईयर जो है वो पहले वो इवोल्यूशन हुई थी। ठीक है जी। ये बात भी हो गई। ठीक है जी। अब हम डिस्कस करते हैं डान हॉर्स और आर्च हॉर्स के साथ जो है वो कंपेयर करेंगे कि इसमें जो है वो क्या डिफरेंस थी। तो एहोपस हॉर्स जो कि एंसेस्टर था इक्वस हॉर्स का। ठीक है जी। इक्वस हॉर्स को हम डिस्कस करते, इसके 4 टॉयज थे इन फ्रंट लेग में। ठीक है जी। फ्रंट लेग में इसके 4 टॉयज थे। अच्छा जी। और दूसरी बात, उसके जो हैंड लिम था, हैंड फीट था, उसमें जो है इसके 3 टॉयज थे। तो ये डान हॉर्स में थे, और जो कि आजकल जो कि हॉर्स है मॉडर्न हॉर्स इक्वस, उसका जो सिर्फ एक ही लेग होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन की। ठीक है जी। कि वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है? वो ऑर्गेनिज्म जिसका बॉडी में फंक्शन नो फंक्शन हो, मीन उसका जो है बॉडी में कोई फंक्शन नहीं हो, तो हम उसको कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। एग्जाम्पल हम लेंगे नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन आई, अपेंडिक्स, कोसेक, टेलबोन और मेमोरी ग्लैंड ऑफ मेल। ये सारा जो है वो वेस्टिजियल ऑर्गन है। एमसीक्यूज में बहुत आता है एवोल्यूशन चैप्टर से कि कौन से जो है वो वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन आई, अपेंडिक्स, कोसेक, टेलबोन ऑफ ह्यूमन एंड मेमोरी ग्लैंड ऑफ मेल, ये जो है वेस्टिजियल ऑर्गन है। अच्छा जी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वेल्स की। ठीक है जी। वेल की, तो वेल में भी जो है वो वेस्टिजियल ऑर्गन मौजूद होता है, जिसका हैंड लिम, वेल का जो हैंड लिम है, हैंड लिम वो बल्ड होता है उसके जो गोश्त में, फ्लेश में। ठीक है जी। जिससे जो है वो टेल जो है वो बिगन होता है। ठीक है जी। जिससे टेल शुरू होता है, तो उधर जो है वेल का हैंड लिम वो बेल्ट होता है, तो वो भी किसी काम का नहीं, तो वो भी वेस्टिजियल ऑर्गन है। दूसरी बात, फाइथन स्नेक, जिसका टीनी स्ट्रक्चर, जिसमें जो है वो बहुत सारे टीनी स्ट्रक्चर होते हैं, जो जिसके पहले जो है इसके पाँव थे, फिर जो है अब नहीं है। ठीक है जी। तो एंसेस्ट्रल हैंड लिम जो कि पाया जाता है स्नेक में, जो कि ये भी फ्लैश में होता है, तो ये भी एग्जाम्पल है वेस्टिजियल ऑर्गन का। अच्छा, हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन के। एवोल्यूशन को सपोर्ट करने के लिए जो बायोलॉजिस्ट एविडेंस देते हैं हम उसको पढ़ते हैं। पहला जो है वो कंपैरेटिव एनाटॉमी है, फॉसल जो है वेस्टिजियल ऑर्गन है, बायोकेमिस्ट्री डीएनए एंड आरएनए है। ठीक है जी। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। एनाटॉमी की बात करें तो बहुत सारा जो स्ट्रक्चर है, बहुत सारा जो स्पीशीज है, ठीक है, डिफरेंट स्पीशीज है, उसके जो एनाटॉमी जो है एक जैसे है।
तो बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि इसमें एवोल्यूशन हुई है, ठीक है जी, डिफरेंट स्पीशी बने हैं लेकिन इसमें जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, तो ये इसमें एवोल्यूशन हुई है। तो ये जो है कंपेरेटिव एनाटॉमी का ये बात होगी। दूसरी बात फोसल की अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो है वो फोसल डिस्कवर हुए जो कि निशानदही करते हैं कि जितने भी अगर हम बात करें कि आर्क्योपिटेरिक्स की, जिसमें जो है बहुत सारे जिसमें दो ही कैरेक्टर पाए जाते हैं, रिप्टेलियन और एवियन कैरेक्टर, तो उसमें भी जो है वो एवोल्यूशन हुई है, ठीक है जी। तो वो उस टाइम एवोल्यूशन में था। तो अभी जो है रेप्टाइल के अलग कैरेक्टर है और एवियन के अलग कैरेक्टर है, तो ये भी जो है उसका एग्जाम्पल है, एमसीक्यूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात वेस्टिजियल ऑर्गन ये भी जो है एक अहम पॉइंट है, एविडेंस है एवोल्यूशन का। जितने भी ऑर्गेनिज्म हमारे काम के होते हैं वो बॉडी में रह जाते हैं और जो काम के नहीं होते वो बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये जो है वेस्टिजियल ऑर्गन का ये भी एक एविडेंस है एवोल्यूशन का। दूसरी बात बायोकेमिस्ट्री, डीएनए, आरएनए, जितनी भी ऑर्गेनिज्म हम डिस्कस करें तो उसमें जो है वो डीएनए होगा और आरएनए होगा, ठीक है जी। और अदर बायोकेमिस्ट्री जो है फैट्स जो कि लिपिड्स, प्रोटीन, इस तरह सारा जितनी भी बायोकेमिस्ट्री में जितनी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो होंगे, तो वो भी जो है वो एग्जांपल देते हैं कि सारों में जो है ये है, तो सारों में जो है वो इवोल्यूशन हुई है। डीएनए आरएनए की अगर हम बात करें तो दो स्पीशी के डीएनए थोड़े थोड़े एक दूसरे के साथ सेम होंगे, दो स्पीशी के डीएनए और आरएनए एक दूसरे के साथ सेम होंगे, तो हमें ये इससे पता चलता है कि इसमें जो है वो इवोल्यूशन है। लेकिन अब जो है वो आजकल डिफरेंट स्पीशीज़ है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जिससे हमने बात की, प्रोटीन और एटीपी, ये भी जो है इवोल्यूशन का एविडेंस है, ठीक है जी, जो कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में सेम ही प्रोटीन पाया जाता है और सेम ही एटीपी जो है वो यूज़ होता है। तो हमें ये भी जो है वो इससे भी पता चलता है कि ये भी एवोल्यूशन का एक अहम एविडेंस है। अच्छा जी, अब हम थ्योरी पढ़ेंगे जो कि एक रिकैपिचुलेशन थ्योरी है, ठीक है जी। रिकैपिचुलेशन थ्योरी है, ये भी एवोल्यूशन की थ्योरी है और जिसको प्रपोज किया कार्ल वॉल्बेयर ने। और दूसरा थ्योरी जो है बायोजेनेटिक लॉ, दोनों जो है इसको भी प्रपोज किया है अर्नेस्ट हैकेल ने, ठीक है जी। दोनों थ्योरी जो है उसका सेम ही मकसद है, ठीक है जी, दोनों थ्योरी का सेम ही मकसद है। हम इसको जो है अभी पढ़ते हैं कि इस थ्योरी में उन लोगों ने क्या कहा। तो रिकैपिचुलेशन थ्योरी ऑफ वॉनबेर और बायोजेनेटिक लॉ ऑफ हैकेल स्टेट दैट ओंटोजेनी रिकैपिचुलेट फाइलोजेनी। ओंटोजेनी मीन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा कि ओंटोजेनी किसे कहते हैं। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल वी कॉल इट एज अ ओंटोजेनी, ठीक है, ओंटोजेनी, ठीक है। रिकैपिचुलेट फाइलोजेनी, फाइलोजेनी मीन कि हम उसको साथ एंसेस्टर के साथ कंपेयर करें, ठीक है जी, एंसेस्टर के साथ उसको कंपेयर करें। अच्छा जी, डिसेंडेंट को एंसेस्टर के साथ कंपेयर करें। तो इस थ्योरी में जो है उन लोगों ने कहा है कि जितने भी इवोल्यूशन हुए हैं जो कि डिसेंडेंट जो है आजकल एम्ब्रियोन, इसका जो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलप है वो एक आईना है, वो एक उसका जो मॉर्फोलॉजिकल स्टेज है वो एक आईना है उसके एंसेस्टर का, वो एक आईना है उसके एंसेस्टर का। बात करते हैं कि जिस तरह जाइगोट की बात करें उसमें जो है वो एक बनता है ब्लास्टूला, तो इस तरह जो है वो एक जो है वो चिकन में भी बनता है, तो सारा जो है चिकन में भी बनता है। और भी जो ऑर्गेनिज्म है अंडे देते हैं तो उसमें भी जो है वो सेम जाइगोट के बाद 2-3 स्टेप है वो सेम होते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट में जो जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सेम ही है एक दूसरे के साथ। तो ये हमें इससे पता चलता है कि इसका जो एंसेस्टर था वो सेम था, इसका जो एंसेस्टर था मॉर्फोलॉजिकल स्टेज इसके सेम है, इसका तो हमें पता है कि इसका जो एंसेस्टर था वो सेम था। लेकिन बाद में इवोल्यूशन में इसके जो जितने भी जो है वो डिफरेंट स्पीशी बन गए, तो इसका अभी जो है फिर जब ये बड़ा हो जाते हैं, यंग हो जाते हैं, तो एक दूसरे से फिर डिफरेंट जो है वो नज़र आते हैं। लेकिन इसका जो एंसेस्टर था वो सेम था, तो उसने जो है ये एविडेंस दी है कि इसके जो जाइगोट के बाद जो 2-3 स्टेप होते हैं वो सेम है, तो इसका एंसेस्टर सेम था। तो ये भी एवोल्यूशन का एक अहम एविडेंस है। तो उन लोगों ने ये थ्योरी पेश की। अच्छा, हम नेक्स्ट मूव करते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की तरफ। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या है? तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन जो है, अगर हम 2 और मोर जो है वो स्पीशी एक सेम ही स्पीशी जो है
एक दूसरे के साथ डिससिमिलर कैरेक्टर्स डिससिमिलर हो, ठीक है जी, डिससिमिलर हो, जैसे हम एग्जांपल पढ़ेंगे तो हम उसको कहेंगे डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के एग्जांपल है रेड फॉक्स और कैट फॉक्स, ठीक है जी, रेड फॉक्स और कैट फॉक्स। पहले जो है वो सेम ही स्पीशी थे, ये पहले फॉक्स फॉक्स सेम ही स्पीशी थे, लेकिन एक को हमने कहा रेड फॉक्स और एक को हमने कहा कैट फॉक्स। एमसीक्यूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा कि साइंटिफिक नेम ऑफ रेड फॉक्स तो वोल्फ्स वोल्फ्स, और साइंटिफिक नेम ऑफ कैट फॉक्स तो वोल्फ्स मैक्रोटस। तो ये भी एमसीक्यूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, तो हम पढ़ते हैं कि इसमें जो है वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन हुई है। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन इस तरह इसमें हुई है कि रेड फॉक्स जो है वो डिफरेंट है, डिससिमिलर है कैट फॉक्स से, ठीक है जी। तो हम रेड फॉक्स की बात करें और कैट फॉक्स की बात करें तो रेड फॉक्स जो है ये इसका एग्जांपल है और कैट फॉक्स इसका एग्जांपल। एमसीक्यूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रेड फॉक्स का साइंटिफिक नेम क्या है, तो वोल्फ्स वोल्फ्स, और कैट फॉक्स का साइंटिफिक नेम है तो वोल्फ्स मैक्रोटस। तो ये भी एमसीक्यूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो इसमें डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। इस रेड फॉक्स का जो एडेप्टेशन है वो डिफरेंट है कैट फॉक्स से, ठीक है जी। कैट फॉक्स के लंबे लंबे हेयर्स है और रेड फॉक्स के जो है वो छोटे हेयर्स है, वो फॉरेस्ट में होता है या डेजर्ट में होता है, ठीक है जी। इसका रंग जो है वो डेजर्ट की तरह होता है, उसका जो रंग होता है वो ब्राउन कलर होता है, सही है, ठीक है, ट्रीज की तरह। तो ये भी इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि इसके थोड़ी सी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की हम डिस्कस करते हैं कि रेड फॉक्स और कैट फॉक्स में, ठीक है जी। तो कैट फॉक्स जो है इसके लार्ज एयर होते हैं, ये ठीक है जी। इसका एडेप्टेशन है कि ये डेजर्ट में डेजर्ट इन्वायरमेंट में जो है ये पाया जाता है, और जितनी भी बॉडी में इसके हीट होती है वो थ्रू हेयर्स, ये जो है थ्रू एयर्स अपने बॉडी से वो बाहर फेंकता है, ठीक है जी, एक्सेस बॉडी हीट। तो ये इसका काम, इसके काम ऐसे। और अगर हम रेड फॉक्स की बात करें तो रेड फॉक्स जो है वो फॉरेस्ट में होता है, उधर जो है वो इतनी गर्मी नहीं होती जितनी डेजर्ट में होती है, तो उसके लिए वो एडेप्टेशन नहीं है। दूसरी हम बात करें कैक्टस और एफोर्बिया, ठीक है जी। दोनों जो है वो डिफरेंट प्लांट है और दोनों जो है वो डिफरेंट रीजन में जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है जी। तो ये भी जो है दूसरा हम बात करते हैं कैक्टस और एफोर्बिया, ठीक है जी। कैक्टस और एफोर्बिया, तो ये दोनों जो है वो डिफरेंट प्लांट है, ये जो है डिफरेंट रीजन में पाए जाते हैं, लेकिन इसका जो फंक्शन है, इसका जो दोनों स्पॉन्जी स्पॉन्जी होते हैं, ठीक है। जो स्पॉन्जी और जूसी होते हैं, क्योंकि जिसका जो स्टेम होता है वो जो है वो स्पॉन्जी होता है, इसमें बहुत सारा वाटर होता है, वो वाटर को प्रिजर्व करता है, ठीक है जी। दोनों के एडेप्टेशन सेम ही है। तो दो डिफरेंट स्पीशी है, लेकिन जिसके एडेप्टेशन एक दूसरे के साथ सिमिलर है, तो हम उसको कहेंगे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अच्छा जी, हम नेक्स्ट जो है वो आगे बढ़ते हैं। हार्डी वेनबर्ग एक थ्योरम है जिसको पेश किया गोल्डफ्रे एच हार्डी और विलियम वेनबर्ग जो है, इन दोनों ने जो इसको प्रपोज किया 1908 में। जो इसने जो है कहा कि अगर ये चीज़ें जो है वो नहीं होगी, एक इसने एक साइलेंट फीचर दिया है कि ये चीज़ें अगर ये नहीं होगी एक पॉपुलेशन में, तो उधर जो है वो एवोल्यूशन नहीं होगी। उसमें जो है उधर एलीलिक फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम होगी, उधर जो है एलीलिक फ्रीक्वेंसी वो सेम होगी, कांस्टेंट होगी फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, उधर जो है फिर एवोल्यूशन नहीं होगी। तो उसने जो है एक मैथमेटिकल जो कि थ्योरम था वो पेश किया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम उसको जो है फिर आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले उसके जो पॉइंट्स थे, जो पॉइंट उसने कहे उसको हम पहले वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। हार्डी वेनबर्ग ने जो है कहा कि अगर लार्ज रेंडमली ब्रीडिंग पॉपुलेशन हो तो उसकी एलीलिक फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट होगी फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन द एब्सेंस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। तो वो थे म्यूटेशन, अगर उसमें म्यूटेशन नहीं हो तो उसमें जो एलीलिक फ्रीक्वेंसी है वो सेम होगी। दूसरी बात नेचुरल सिलेक्शन की हम बात करें, अगर उसमें जो है वो नेचुरल सिलेक्शन जो है वो नहीं हो तो एवोल्यूशन भी नहीं होगी, एलीलिक फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम होगी, ठीक है जी। इनफाइनाइट लार्ज पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो इनफाइनाइट लार्ज पॉपुलेशन नहीं हो, ठीक है जी, तब भी एलीलिक फ्रीक्वेंसी सेम होगी। इसने जो है एक रूल्स क्रिएट किया है कि ये चीज़ें नहीं हो तो एलीलिक फ्रीक्वेंसी सेम होगी, तो एवोल्यूशन नहीं होगी, ठीक है जी। अच्छा, जितने भी मेंबर है, ऑल मेंबर जो है वो पॉपुलेशन जो है वो ब्रीड करेंगे, तो ये भी जो है इन द एब्सेंस ऑफ दिस एवोल्यूशन नहीं होगी, एलीलिक फ्रीक्वेंसी सेम होगी, ठीक है जी। जितनी भी मैटिंग हो वो रैंडम हो, ये बात भी हो गई। एवरीवन प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, जितनी भी ऑर्गेनिज्म है वो सेम नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस करे, तो ये बात भी उसने की। तो ये अगर ये बात भी उसने की है तो
इसका मतलब ये है कि अगर ये चीज़ भी उसमें हो तो एलिलिक फ्रिक्वेंसी जो है वो सेम होगी, ठीक है जी, अगर इन द एब्सेंस ऑफ दिस पॉइंट। अच्छा, हम माइग्रेशन, उसने माइग्रेशन के बारे में बात की, नो माइग्रेशन इन एंड आउट ऑफ द पॉपुलेशन। तो जितने भी माइग्रेशन नहीं होंगे कि इन और आउट जो है, अगर एक पॉपुलेशन है उधर में जो बहुत सारे स्पीशीज़ रहते तो उससे जो है वो माइग्रेशन इन और आउट माइग्रेशन नहीं होगी, ठीक है जी। उसमें ना ऑर्गेनिज्म आएंगे और ना उसमें जो है ऑर्गेनिज्म बाहर जाएंगे। तो ये बात भी उसने की कि इन द एब्सेंस ऑफ दिस पॉइंट म्यूटेशन नेचुरल सिलेक्शन इनफाइनाइट लार्ज पॉपुलेशन ऑल मेंबर population breed all mating extended random and everyone produce the same number of offspring, no migration in or out of the population। तो अगर ये चीज़ें नहीं हो तो एलिलिक फ्रीक्वेंसी सेम होगी और एवोल्यूशन नहीं होंगी, ठीक है जी, नो एवोल्यूशन। गॉडफ्रे हार्डी और विलियम एल्बर ने जो है वो एक सिंपल इक्वेशन जो है वो डिस्कस किया, जिससे जो इसको पता चले प्रोबेबल जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी का इन पॉपुलेशन, ठीक है जी, जिससे जो है वो ट्रैक कर सकता है वेरिएशन जो कि आते हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन फ्रीक्वेंसी में, ठीक है जी। तो उसका इक्वेशन था पी प्लस क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1। इसमें पी का मतलब है जो कि रिप्रेजेंट करता है डोमिनेंट एलील, ठीक है, डोमिनेंट एलील को वो रिप्रेजेंट करता है, और क्यू का जो मतलब है वो रिसेसिव एलील को रिप्रेजेंट करता है, और क्यू का जो का मतलब है वो हेट्रोजाइगस एलील को वो रिप्रेजेंट करता है। ये बात भी हो गई। अच्छा जी, तो ये ख़त्म हो गया। दूसरा हमारे साथ एक पॉइंट है, पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद इन पॉपुलेशन कॉल्ड इकोलॉजिकल एनालॉजी। तो एक ऑर्गेनिज्म का एक अहम रोल, ठीक है जी, एक अहम फंक्शन एक पॉपुलेशन में, तो हम उसको कहेंगे इकोलॉजिकल एनालॉजी, ठीक है जी। तो ये एमसीक्यूज़ के लिए ये भी आ सकता है। एक दफ़ा जो है मैंने प्रैक्टिस टेस्ट में नोटिस किया तो मैंने जो है ये पॉइंट भी इधर ऐड किया। तो ये तो हो गया आज का लेक्चर। इंशाल्लाह जो है कल फिर दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे, ठीक है जी। एमसीक्यूज़ जितने भी है वो मैं ग्रुप में ऐड कर लूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।